Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I am Rakhi Bakshi. This show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. And the guest with me tonight is none other than veteran BJP leader and party's president, Mr. Rajnath Singh. Welcome to the show, sir. Thank you very much. जब आपके बचपन की बातें देखते हैं, गांव में जन्म हुआ आपका और वहां से जो एक पूरी जर्नी आपकी चली है, किस तरह से देखते हैं, क्या वैल्यूज़, क्या आदर्श थे उस समय जिनको लेकर आज आपको लगता है आप आगे बढ़े? वैसे ग्रामीण परिवेश में ही मैं पला हूँ, वहीं पर बढ़ा हूँ और वहीं से अपने पढ़ाई की भी शुरुआत की है। और बगल के एक टाउन एरिया शकिया से इंटरमीडिएट करने के बाद तब मैंने फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। पहले मैं ये कल्पना नहीं करता था कि राजनीतिक क्षेत्र में हमको किसी प्रकार की कोई भूमिका निभानी होगी। मैं तो यही मानकर चलता था कि मैं एमएससी करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करूंगा और एमएससी करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में लग गया था। वैसे मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क हाई स्कूल में जब मैं था उसी समय वो संपर्क कैसे हुआ, ये जानना चाहें। एक वहाँ पर बहुत ही डिवोटेड और कमिटेड एक सज्जन हुआ करते थे, गिरिजा प्रसाद सिंह जी, जिनको बराबर मैंने संगठन का काम करते हुए जब मैं देखता था। वह अध्यापक थे, लेकिन जो ही अपना अध्यापन कार्य उनका समाप्त होता था उसके बाद केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए लोगों से वो संपर्क करते थे। बहुत ही व्यवहार कुशल थे और साथ ही साथ जब कभी वो अपनी विचारधारा की जब चर्चा करते थे तो स्वाभाविक रूप से मैं उससे प्रभावित हुआ। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा रिश्ता बना। फिजिक्स के एक टीचर होने के बाद आप जैसे कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हुए, कहीं इनमें आपको विरोधाभास या कभी कोई ऐसी? विरोधाभास बिल्कुल कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। मैं समझता हूँ कि अधिकांश जो विज्ञान के छात्र हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। जी, और आगे का आपका सफ़र देखें, बहुत सारी पोजीशंस आपको मिली, चाहे वो राज्य स्तर पर हो फिर राष्ट्रीय स्तर पर मिले। किस तरह से आप उस राजनीतिक सफ़र को आज देखेंगे हमारे साथ? मैं ना कभी इसका मूल्यांकन करने की कोशिश नहीं की। पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैं अपनी भूमिका निभा सकता था वो निभाने की मैंने कोशिश की है और मैंने कभी यह भी किसी से नहीं कहा है कि यह फला जिम्मेदारी मुझे प्राप्त होनी चाहिए, यह भी आग्रह नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी जो मिलती गई उसका पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ निर्वाह करने की मैंने कोशिश की है। वो जो चुनौती होती है किसी पोजीशन पर जाने के बाद या कुछ नया करने की चाहत होती है, उसको कैसे देखेंगे? जैसे आपने वैदिक मैथमेटिक्स की बात की या और नई बातें, आप जब कृषि के क्षेत्र में बात की आपने वहाँ भी नई बातें की, तो ये जो एक चुनौती कहीं ना कहीं परिवार से जो एक संस्कार मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसी के कारण जब मैं उत्तर प्रदेश का एक 40-41 साल की उम्र में शिक्षा मंत्री बना था तो उसी समय मैंने नकल रोकने का फैसला किया और नकल विरोधी कानून उसी समय मैंने पास कराया था असेंबली से और प्रभावी तरीके से लागू हुआ। तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लोगों को देखने को मिला था। लेकिन आज हम राजनीति में सुधार की बड़े तौर पर बात करते हैं, राजनाथ जी, आप क्या कहेंगे कि राजनीति में किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ वाद विवाद में ही समय नहीं, मैं यह मानकर चलता हूँ कि एक तो झूठे और अनर्गल आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए और व्यक्तिगत आक्षेप किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ये बहुत आदर्शवादी नहीं लगता है जो आप कह रहे हैं? ऐसा होता है? मैं वैसे अपनी तरफ से इसका निर्वाह करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है कभी कोई गलती हो जाए, मैं नहीं कह सकता हूँ, मनुष्य हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ कि व्यक्तिगत आक्षेप करने की स्थिति न पैदा हो कभी, इससे मैं बचता हूँ। और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं हम उसी अनुरूप करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे जनता को हम आश्वासन हमने दिया कोई, तो आश्वासन हमारा पूरा होना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रयत्न होना चाहिए। यानी लोगों के कृति और कथन में, वर्ड्स और डीड्स में ये कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्य भूमिका निभाई आपने, लेकिन अगर जहां हम देखें कि आप अध्यक्ष बने, 2 बार अध्यक्ष पद को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपने खुद ही कहा है कि मैं ऐसे समय में आया, खासकर इस बार जब परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, आपने कहा है। तो कैसे आप देखते हैं दोनों समयों को और खासकर इस बार? पहली बार जब मैं अध्यक्ष बना था तो सारे देश को समझने में ही
1.5-2 साल का समय निकल जाता है। उसके बाद उसी बीच 30 विधानसभाओं के चुनाव भी संपन्न हुए और उसी बीच एक लोकसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ। संगठन का काम करने के लिए जो समय मिलना चाहिए था, माने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए, वह समय नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार भी चुनाव आ गया, यूँ ही जिम्मेदारी मैंने संभाली है। लोकसभा का चुनाव भी आसन्न है। इस बार की बात करी क्योंकि आपने खुद ही कहा कि परिस्थितियां बड़ी अजीब सी थी जिसमें इस बार आप पार्टी के अध्यक्ष बने। नहीं, ये बात तो मैंने इसलिए कही थी कि हम लोग ये चाहते थे कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे नितिन जी, वही अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं इस पद पर आने की सोचता भी नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसमें कि लेकिन अब बदलाव भी आया है कि अब एक बार से 2 बार मतलब दोबारा आप आए हैं, तो अब ये बदलाव भी आया है कि दोबारा आप आए हैं। हाँ, बस आ गया, दोबारा आ गया। अब चूंकि ये जिम्मेदारी मिल गई है तो इसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे कोई भी जिम्मेदारी हो, चैलेंजेस तो होते ही हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? अब राजनीतिक पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि चुनाव। अब चुनाव में कैसे हमको सफलता प्राप्त हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी ने लेकिन मैं समझता हूँ कि हम गलत तरीकों का प्रयोग कर अथवा उसका सहारा लेकर हम कभी चुनाव नहीं जीतना चाहेंगे, अथवा इस राष्ट्र के हितों के साथ खिलवाड़ करके हम कोई चुनावी सफलता हासिल नहीं करना चाहिए। काफी आशा है आपको, आपने शायद पार्टी ने ये बात भी कही है कि शायद जल्दी चुनाव हो सकते हैं, आप मानते हैं इस बात को? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट यह अल्पमत में आ चुकी है। और यूपीए यदि टिकी हुई है इसकी सरकार, तो केवल यूपी के कारण टिकी हुई है, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के कारण टिकी हुई है। अगर आप ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो क्या आधार, इस विश्वास का क्या आधार है? क्योंकि अगर आप देखें प्रदर्शन, और अगर पिछली बार देखें क्योंकि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हर फ्रंट पर पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो आंतरिक बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, अथवा कूटनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। लेकिन पार्टी में अभी आपकी अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपके पार्टी में अंदरूनी मतभेद के स्वर बहुत बार। नहीं, ये तो एक योजना के तहत इसे प्रचारित किया जाता है। हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। ये बात सच है कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, और हिंदुस्तान की अकेली यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसमें कि आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी किसी परिवार की अथवा किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आंतरिक लोकतंत्र होने के बावजूद जब से हमने राजनीतिक यात्रा यानी 1951 से प्रारंभ की है, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कभी भी सीधा विभाजन नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट जैसी राजनीतिक पार्टियों का सीधा विभाजन 2 बार, 4 बार, 6 बार हो चुका है। आप कह रहे हैं सीधा विभाजन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आभास दे रहे हैं राजनाथ जी आपकी, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कहीं ना कहीं कोई सुर जो है। कोई समस्या नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र होगा तो इशूज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी फैसले हम लोग करते हैं वो आम सहमत के आधार पर फैसले करते हैं। मैं ही यदि अध्यक्ष बना हूं तो आम सहमत के आधार पर ही मैं अध्यक्ष बना हूं। जी, तो राजनाथ जी से बातें आगे होती रहेंगी। आप देख रहे हैं इस वक्त द क्वेस्ट हमारा प्रोग्राम, और आगे भी देखते रहिए। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। You are watching The Quest on Raj Sabha TV, and we are talking to Mr. Rajnath Singh. Right now it seems there are a lot of challenges he's facing, and we'll talk and try to unravel and take some of the secrets out of him. सबसे बड़ी बात जो आपके सामने है, चुनौती की हम बात कर रहे थे, जेडीयू के साथ जो अलायंस है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं हम और आप अब जब बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरह के सुर और स्वर नज़र आ रहे हैं कि नो रिटर्न की जो स्थिति है वो आ गई है। मैं ऐसा नहीं मानता। जेडीयू हमारा बहुत ही पुराना एलआई है, लगभग 17-18 वर्षों का जेडीयू के साथ हमारा संबंध है। वैसे ही शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के साथ भी हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ परस्पर बातचीत के माध्यम से इसे हम लोग सुलझा लेंगे। बट बातचीत का मुद्दा एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी। नहीं, जो कुछ भी हो, आपने देखा है कि पर्याप्त समय भी हम लोगों को मिला है दिसंबर तक का। इस बीच मैं समझता हूँ कि बातचीत के द्वारा हम इसका हल निकालेंगे। वो कहते हैं कि अगर अर्ली पोल्स की बात हो रही है, जल्द चुनाव की बात हो रही है, तो वो डेडलाइन भी जल्दी हो जाएगा। अभी तक तो उन्होंने इस वर्ष के अंत तक का समय की बात कही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि जिस दल के साथ इतना पुराना रिश्ता है उसके साथ हमारा कोई रिश्ता टूट जाए। अब शिवसेना के भी स्वर कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि किसी के पूरा, ये मान कर चलिए, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ
कि हमारे एनडीए का जो एनडीए है यह पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगी, यह कभी बिखरेगी नहीं। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति, जब से आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, और तमाम लोगों को समेट कर चलना आपके आगे था। लेकिन जब से कुछ नाम सामने आया, मोदी जी का नाम सामने आया, तब से कुछ स्वर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि आपने ये बात की कि बहुत सारे स्वर ना आ पाए, इसकी कोशिश रही आपको पार्टी को एक साथ लेकर चलने की, पर वो स्वर सुनाई दे रहे हैं। चाहे वो यशवंत सिन्हा जी हों, जसवंत सिंह ने कभी बात कर दी हो, वो स्वर। इधर तो कोई किसी ने खास कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन होता है, इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है एक व्यक्ति कहीं किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाए, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनरल किसी के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती है जिसके कारण किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की स्थिति पैदा हो। ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा अभी इस प्रकार के कोई हालात नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी में कोई एक दो जो करेगा, तो जो भी आवश्यक होगा पार्टी की डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए। राजनाथ जी, बात ये हो जाती है कि लोग कहते हैं सिर्फ एक ही नाम क्यों, आडवाणी जी का नाम सामने आ रहा है, आपने खुद कहा है टॉलेस्ट लीडर हैं, तो आखिर क्यों उनका नाम इतना सामने नहीं आ पा रहा है? यह तो आप लोग बतला सकते हैं, मीडिया के लोग बतला सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकारेगा नहीं। किस समय जहाँ तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, वह देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इस सच्चाई को तो कोई नकारेगा नहीं। आपके इस कथन का आधार क्या है? आप जब भी कहते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, तो इसका आधार क्या है कहने? नहीं, आधार क्या है, मैं समझता हूँ कोई भी सर्वे, जितनी भी सर्वे रिपोर्ट आई है, उस सर्वे रिपोर्ट से भी ये बात निकल कर आई है। और हम लोग तो सारे देश का दौरा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के द्वारा भी बातचीत के माध्यम से जो भी बात निकल कर आती है, उसमें लगता है के लिए भी सबसे लोकप्रिय नेता है, निश्चित रूप से लोकप्रिय नेता है, इस सच्चाई को कोई नकारेगा नहीं। और मैं इतना मानकर चलिए कि जो न्याय संगत है, जो हकीकत है, उसको मैं कभी झुटला नहीं सकता हूँ, उसको मैं कभी नकार नहीं सकता हूँ। बात जब गुजरात की होती है तो कहा जाता है कि विकास का एक मॉडल जिस तरह से प्रस्तुत किया वो उदाहरण के लायक है, पर और भी प्रदेश हैं, और इसी की भी बात हो रही है कि मध्य प्रदेश भी क्या उसने अच्छा काम नहीं किया, बिहार ने अच्छा काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत ही अच्छा काम किया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी किया है। थोड़ा समय मिला है जगदीश शेट्टर जी को कर्नाटक में, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मनोहर पर्रिकर पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अच्छा काम किया है, इस समय भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार का नाम नहीं लेकिन न, बिहार की भी हमारी सरकार, बिहार में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है। पंजाब की भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। तो ये सब सरकारें सभी बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, हर राज्य की एक अपनी प्रकृति होती है, एक अपना स्वभाव होता है, एक सोशल और जियोग्राफिकल उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो उस तरीके से लोग उसे अपने स्टेट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ सभी राज्यों में अच्छे काम हुए हैं, वहीं पर मोदी जी का जहाँ तक प्रश्न है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी सराहना आपने देखा होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-8 में उनके डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। और इतना ही नहीं, बल्कि पिछले वर्ष यूएस का, अमेरिका का एक रिसर्च पेपर है, उसने भी उनके डेवलपमेंट के कार्यों की सराहना की है। तो ये बात क्यों और लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार जी नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते किसी के बारे में, सबका अपना अलग अलग किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बात आकर कह दी, जिससे कि समस्या क्यों मीडिया में भी बातें आई, राजनाथ जी की सेक्युलर छवि की बात आ गई, या तमाम तरह की बातें जो नीतीश कुमार जी की, वो हम मिले भी थे आपसे, उसके बाद इस तरह की बातें आई। भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब सेकुलर ही हैं। कम्युनल व्यक्ति कभी भी भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एक सीधा सिद्धांत है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सभी को न्याय मिलना चाहिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। इस आधार पर काम करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाली ये पार्टी नहीं है। जी, जब आप ये कहते हैं, एक बात और सामने आती है जो उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर जो चले वही नेता होगा, और उसी को पीएम का उम्मीदवार समझने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन कहाँ लगता है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सबको लेकर साथ चल सकते हैं? ऐसा लगता नहीं। मैंने आप मोदी जी के बारे में पूछना जी, मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री के आपने रूप में देखा होगा कि आप स्वयं ही वहाँ पर ये पता लगा लीजिए, उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव किया हो विकास को लेकर, तो मैं समझता हूँ ये आरोप कोई नहीं लगा सकता। और वहाँ ही नहीं, अन्य राज्यों में भी जाकर देखिए, हमारी जितनी भी भाजपा की सरकारें चल रही हैं, या कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हिंदू मुसलमान ईसाई इस नाम पर कोई भेदभाव हमारी सरकारों ने किया। आपको नहीं लगता कि इस वजह से उनकी छवि पर कहीं ना कहीं जब भी बात आती है, एक सांप्रदायिक दंगा यदि हो गया, उसके कारण किसी व्यक्ति को बदनाम कर दिया जाए,
मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री कभी भी यह नहीं चाहेगा कि हमारे मुख्यमंत्री रहते हमारे राज्य में अराजकता पैदा हो, अतः कानून और व्यवस्था की स्थिति शर्मरा हो जाए। ये कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने उस आंदोलन को, उससे जो दंगा हुआ था उसको प्रोत्साहन देने की, उसे प्रवोक करने की उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश की हो भड़काने की। ये सब सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और पूरी तरह से राजनीतिक। राजनाथ जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूँ कि बल्कि 1984 में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने उस समय कहा था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी, कहा था जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। उसके परिणाम स्वरूप दंगे कितनी तेजी के साथ इसे हिंदुस्तान में भड़के थे। ऐसा कुछ नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने, इसलिए उनको दोषी माना जाए। जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, खुद आप बहुत पॉपुलर हैं और मुझे लगता है कि आपकी अपनी पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो काफ़ी है। आपसे पूछा भी गया था हाल में, क्यों आप जैसे नेता, क्यों सुषमा जी जैसे नेता, इन लोगों का नाम क्यों आगे नहीं आता, कि कभी ये नहीं सोचा जाता कि ये भी प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है, मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो इस बात का फैसला करूँगा कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अपने सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सीनियर मेंबर्स से राय परामर्श करने के बाद इसका फैसला करूंगा, मैं यह डिसीजन लूंगा। ये तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। क्या लगता है कि कब तक ये बातें साफ हो पाएंगी? 20 तारीख को भी शायद, जब से सेशन शुरू हो रहा है संसद का, उससे पहले भी आपकी बड़ी बैठक है। वो तो बराबर जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो हमारे लीडर्स होते हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उनकी बैठक होती है परंपरागत तरीके से। इस बार भी बैठक हो रही है, उसमें भी सारे हर पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हमारे एनडीए के अलाइज हैं उनके लीडर्स आएंगे, बातचीत में। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर राजनाथ सिंह। यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक वंस अगेन एंड विल कम बैक सून। Welcome back to the show. You are watching The Quest and we are talking to this very engaging conversation we have with Mr. Rajnath Singh right now. अब कर्नाटक के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या लगता है कि किस तरह से आपकी पार्टी? कर्नाटक के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हो, ये हम लोगों की कोशिश है, यही हम लोगों का टारगेट है। लेकिन वहाँ की समस्याएं आप भी जानते हैं कि किस तरह से येदियुरप्पा जी अलग गए और पूरा एक जो माहौल। कांग्रेस ने भले ही कंप्रोमाइज किया हो करप्शन, भ्रष्टाचार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन किस तरह से पार्टी को, और मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की जनता भी सच्चाई को समझेगी। उन्होंने सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की चिंता नहीं की, चाहे वो बेल्लारी का मामला हो, लोकायुक्त का मामला हो, लेकिन नहीं, चाहे बेल्लारी का मामला हो या लोकायुक्त का स्टेटमेंट हो। इसीलिए तो अब कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, वो लोग हमारे साथ नहीं हैं। चुनौतियां रहेंगी। यदि हमको सरकार ही चलाना होता तो मैं सारे लोगों को अपनी पार्टी में ही रखता, उनको पार्टी के बाहर नहीं जाने देता। तो मैं समझता हूं कि करप्शन से बीजेपी ने कंप्रोमाइज नहीं किया है और कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। क्या आधार रहेगा, क्या आधार रहेगा जीत का? लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, क्या आधार रहेंगे इस बार अगर जीत की बात मामले को लेकर? फिर भी कांग्रेस जो है उन लोगों को मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दे रही है, वो चल रहे हैं, सर्वाइव कर। बीजेपी में ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी के खिलाफ किसी आरोप को लेकर यदि चार्जशीट दाखिल हुई है मैंने करप्शन के आरोप को लेकर, तो वह व्यक्ति बीजेपी में किसी महत्वपूर्ण पद पर और विशेष रूप से सरकार में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस तरह से येदियुरप्पा जी अलग चले गए और अब एक अलग ही राग उनका है, किस तरह से आपके सामने चुनौती, जो सभी शायद समझते भी हैं, ये रहेगी कि किस तरह से कहीं ना कहीं एक आधार बनाया जाए? देखिए राखी, इस बात की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, भले ही अपनी सरकार दांव पर लगा दी जी, इसलिए हमारी प्रशंसा की जानी चाहिए इसके लिए। ज़रूर, बहुत चीज़ों के लिए, जिस तरह से खासकर पार्टी में नई जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं और चुनौतियों को देख रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से बम धमाका हुआ है वो भी बीजेपी के हेडक्वार्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जी से बात हुई है और वहाँ की जो भी परिस्थिति स्थिति है इस बम ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप उसकी जानकारी किसकी तरफ देख रहे हैं राजनाथ जी, क्या लगता है? नहीं, उसे बिल्कुल इस आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हमारे देश में चल रही हैं, सारी जो है पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे स्लीपर मॉड्यूल्स आजकल सभी जगह पड़े हुए हैं। अब उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जो एक प्रभावी एक एक्शन प्लान होना चाहिए, वो सरकार नहीं बना पाई। कुछ वक्तव्य ऐसे आए जिससे आप मुतमईन नहीं होंगे? क्या? जिस तरह के कुछ वक्तव्य आए कि बीजेपी पर के हेडक्वार्टर के पास हमला हुआ है दूसरी पार्टियों से। अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। बीजेपी हेडक्वार्टर से 100 फीट अथवा 100 मीटर दूरी पर हुआ है। अब जोड़ने को कुछ भी कर सकता है, बल्कि हेडक्वार्टर भी बीजेपी का कर्नाटक स्टेट का होगा तो बंगलोर में ही होगा ना।
पार्टी की ही बात करें तो अब जैसे देख रहे हैं कि हम अलग अलग सुर और स्वर की फिर एक बार बात करना चाहूंगी। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो थोड़े से नाराज लग रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं। आपकी बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है, कोई नाराजगी नहीं है। कुछ ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब पार्टी के आगे के सफर को कैसे देख रहे हैं आप? अगले कुछ महीने बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, जहाँ पर आपको एलाइज को लेकर चलना होगा, गठबंधन के साथियों को। जो पूरे गठबंधन का धर्म हम मानते हैं कि लेकर चलना एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, कैसे आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि हम गठबंधन धर्म का पालन करें। हम कभी नहीं चाहेंगे कोई एलआई हमारा हमसे अलग हो। हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और जनता का जैसा मूड है, जैसी जैसी सर्वे रिपोर्ट्स इस समय प्राप्त हो रही हैं, उस आधार पर मैं भी आश्वस्त हूँ कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने का अवसर देगी। जैसे आप कहते आए हैं, जब भी आपसे पूछा जाता है राजनाथ जी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगी, क्या आपको लगता नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी से ऐसा लग रहा है, खासकर हम जो चीज़ मीडिया में देख रहे हैं, कि कुछ सुर अभी से ही अलग नज़र आ रहे हैं? कोई सुर अलग नहीं है। कोई सुर अलग नहीं है। ये तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। इस संबंध में अपने जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी मैं बात करूंगा, अलग अलग भी बात करूंगा। और अलग अलग बात करने के बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैं बैठक बुलाऊंगा और उस बैठक में ये फैसला होगा कि कौन हमारा बिहार के कुछ नेता आपसे मिलने वाले हैं? नहीं, वो तो अभी इसके पहले भी मैंने बुलाया था। केवल बिहार ही नहीं, कल उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाया था, उसके पहले झारखंड के लोगों को बुलाया था। ऐसे ही कई राज्यों के जो कोर टीम है उसको बुलाकर वहाँ की संगठनात्मक स्थिति के संबंध में जानकारी लेता हूँ। जो भी आवश्यक बातें कहनी होती हैं, सुझाव देने होते हैं, वो भी देता हूँ। और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी हासिल करता हूँ। क्या अब तक संगठनात्मक दृष्टि से वहाँ के इकाई ने प्रोग्रेस किया है, उसकी भी जानकारी हासिल करता हूँ। ये तो एक स्वाभाविक रूप से यह सिलसिला चलता रहा। राजनाथ जी, ये नहीं लगता कि एक ऐसे समय में जब चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं कि मुद्दा ये होना चाहिए था कि कैसे अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और कैसे जो भी सत्तारूढ़ दल हैं उनके लिए या उनके न होने के लिए काम किया जाए ज़्यादा, लेकिन इस समय अपनी पार्टी से ही एक लड़ाई चल रही है। ये एक व्यक्ति को लेकर, किससे लड़ाई चल रही है? हमारे यहाँ अंदर में किसी से लड़ाई नहीं चल रही है। हमारे यहाँ किसी ने दावा पेश नहीं किया गठबंधन की जो समस्याएं हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी ने दावा पेश नहीं किया कि मैं जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर सिवाय इसके कि कहा यह सब सारा जो है हाइप जो क्रिएट किया गया है वो मीडिया का क्रिएशन है। वो होंगे या नहीं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नहीं? ये सब कौन प्रधानमंत्री होगा इसका फैसला तो जनता करेगी। जनता करेगी है? हाँ, कौन प्रधानमंत्री? आपकी तरफ से उम्मीदवार की बात करें। उम्मीदवार के बारे में तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन करेगा। चलिए आपके बारे में ही बात करते हैं कि यूपी के इलेक्शन की बात करें और यूपी के पूरे हालात की बात करें। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को कैसे जगह दे पाएंगे? और नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश की इकाई काम कर रही है। कल उत्तर प्रदेश इकाई के लोगों को मैंने बुलाया था, लगभग 20 लोग आए थे बैठक में, सारे प्रमुख लोग मौजूद थे। और अब तक क्या हुआ है संगठनात्मक दृष्टि से उसकी जानकारी यहाँ हासिल की है। वहीं पर उनको आवश्यक कुछ बातें मैंने बतलाई हैं, कुछ टारगेट तय किए हैं और मैं समझता हूँ कि निश्चित एक समय दिया है, उसके अंदर उस टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही शानदार सफलता लोकसभा के चुनाव में हासिल करने जा रही है। जी, थोड़ा सा मैं आडवाणी जी के बारे में एक बार फिर बात करना चाहूँगी। वो काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं इस वक्त, लेकिन तमाम बातें हो रही हैं उनके लिए। एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चुप से हैं? नहीं, हमारे यहाँ कौन बहुत मुखर है? हमारे यहाँ सब लोग अपना अपना काम करते हैं, शांतिपूर्वक काम करते हैं, बहुत मुखर नहीं रहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो हमारे कद्दावर नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का जहाँ तक प्रश्न है वो तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मैं 2009 में भी प्रेसिडेंट था, उसके पहले किसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाए, मैंने सभी लोगों से बात की। अटल जी भी उस समय थे, अटल जी से भी मैंने बात किया और बात करने के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है और बैठक बुलाकर फिर आम सहमत के आधार पर आडवाणी जी को 2009 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। यही एक सिस्टम है, तरीका है। इसलिए सीधे मैं भी यह नहीं कहूँगा कि फला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि हम लोग सिस्टम के साथ, व्यवस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम कुछ जानते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके बावजूद हम नहीं बोलेंगे।
राजनाथ जी, एक ऐसे समय में आप इस बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत गतिविधियां हैं, कैसे आप देखेंगे? मैं एक बार फिर से पीछे जाकर फिर यहाँ पर आऊंगी, इस पूरे सफर को और इस समय के दौर को कैसे देख रहे हैं आप अपने जीवन में? नहीं, मैं समझता हूँ कि जीवन भर चुनौतियों का सामना हम लोगों ने किया है और इस समय तो हमारी पार्टी में सभी का सहयोग प्राप्त है, पूरी तरह से सहयोग प्राप्त है। तो बड़ी से बड़ी चुनौती होगी तो उसका मुकाबला करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। राजनाथ सिंह जी का सपना क्या है, पूछना चाहूँगी मैं। मेरा सपना कुछ नहीं है, मेरा सपना कुछ नहीं है, केवल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना। परिणाम के संबंध में कभी भी मैं चिंता नहीं करता हूँ, जो होना होगा होगा, जो भी विधाता को मंजूर होगा वही होगा। आगे कहाँ देखेंगे? राजनीति को मैं बराबर आध्यात्मिक भाव से करने की कोशिश आगे आपको कहाँ देखेंगे हम? आप इतना सफर आपने तय किया। मैंने बहुत सफर तय किया है, बहुत सफर। अब पार्टी, ईश्वर ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का अवसर दिया है। अब इसके माध्यम से देश की जितनी सेवा कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। और हमारी तो सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि हमारी पार्टी की एक बार केंद्र में पुनः सरकार बन जाए। चलिए, बहुत ही आशा और विश्वास राजनाथ सिंह आपके अंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और यू आर watching The Quest right now. We have been talking to Mr. Rajnath Singh. He has spoken on a variety of issues. Thanks for watching this program. Bye.